हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हमारे आर्टिकल 13 के बारे में। ठीक है। तो आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि हमने पहले प्रेम्बल कर लिया है कंप्लीट। ठीक है। प्रेम्बल हम कंप्लीट कर चुके हैं और उसके बाद हमने फंडामेंटल राइट्स को शुरू किया था, जिसके अंदर हमने उसकी हिस्ट्री कंप्लीट की है। ठीक है। प्लस में हमने क्या किया, साथ में उसका आर्टिकल 12 जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम। ठीक है। तो अगर आपने इनको नहीं देखा तो आई बटन में मैं इनका लिंक डाल दूंगा। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में नीचे जाके अगर आप देखोगे फ्रॉम मोर फ्रॉम राहुल चौधरी JRF, तो आपको इसके अंदर दिख जाएगा। ठीक है, ये वीडियोस लिस्ट हुई तो आप वो देख सकते हैं। देख सकते नहीं, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको देखनी पड़ेगी। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपको वो वीडियोस भी देखनी है। ये मेक श्योर करना है आपने। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि अभी के लिए नो डाउट ये फ्री है, आगे आने वाले टाइम में पेड हो जाएगा। तो इसलिए अभी से अपनी तैयारी अच्छी रखें और रेगुलर लेक्चर्स को कंप्लीट करें। ठीक है, कल पे बात मत छोड़ें। ठीक है, अपने दोस्तों तक इसको शेयर करें और फिर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे आपका भी। और हम अभी कंप्लीट शुरू करते हैं अपना लेक्चर। ठीक है। तो पहले सबसे पहले एक अच्छा काम करते हैं, हम मार्कर का कलर चेंज करते हैं। ठीक है जी। ओके। चलो, तो सबसे पहले हमारे पास आता है आर्टिकल 13 की ये है क्या। आर्टिकल 13 हमारे पास एक फंडामेंटल राइट है। फंडामेंटल राइट हमारे पास होते कहाँ है, पार्ट 3 में होते हैं। ठीक है। चलो पर्पस पढ़ते हैं इसका। फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है, इंश्योरिंग कि कोई भी लॉ जो इन राइट्स के खिलाफ हो वो वॉइड हो जाए। ठीक है। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि लॉ है क्या, है ना। किसको लॉ बोलते हैं, तो वो भी यही बताता है। जैसे 12 में बताया हमें कि स्टेट क्या होता है। हमने बात करी कि जो हमारा फंडामेंटल राइट्स हैं, ये फंडामेंटल राइट्स हमारे किसके अगेंस्ट इन्फोर्स होते हैं, स्टेट के अगेंस्ट हो सकते हैं ना। होते हैं ना, आर्टिकल 32 और 226 में हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट रिस्पेक्टिवली। तो जब हम स्टेट के अगेंस्ट जाएंगे तो हमें पता तो होना चाहिए कि स्टेट है क्या, किसको हम स्टेट बोलेंगे, किसको स्टेट नहीं बोलेंगे। समझ रहे हो। इन द सेम मैनर, उसी तरीके से अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई लॉ हमारे राइट्स के खिलाफ है, उसको इन्फ्रिंज कर रहा है हमारे फंडामेंटल राइट्स को, तो वो पर्टिकुलर जो लॉ है, जो रूल जो पर्टिकुलरली हमारे राइट्स को इन्फ्रिंज कर रहा है, वो लॉ कहलाने के लायक है या नहीं। वो लॉ लॉ कैसे कहलाता है, आर्टिकल 13 के प्रीव्यू से कहलाता है। ठीक है। तो आर्टिकल 13 हमें प्रॉपरली बताएगा कि कौन से लॉ इनकंसिस्ट होते हैं, कौन से लॉ इनकंसिस्ट नहीं होते। ठीक है। और अगर कोई लॉ इनकंसिस्ट होता है तो वो तो हमें पता है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल होता है, अगर वो फंडामेंटल राइट से वॉयलेशन में हो। ठीक है। इसी के अंदर जुडिशियल रिव्यू की बात की जाती है, कोर्ट को जुडिशियल रिव्यू की पावर दी जाती है, ताकि जो पार्लियामेंट ने या लेजिस्लेचर ने जो लॉ बनाया है, स्टेट लेजिस्लेचर ने, उसको उसकी स्क्रूटिनी कर की जा सके। ठीक है। उसको एक मतलब अग्नि परीक्षा से गुजरना होता है। जुडिशियल रिव्यू इज अ काइंड ऑफ अग्नि परीक्षा जो टेकन बाय सुप्रीम कोर्ट। ठीक है। तो वो क्या करते हैं, कोर्ट्स जुडिशियल रिव्यू करते हैं, पर्टिकुलर देखते हैं कि ये जो लॉ बना है क्या ये सब कंडीशंस को कंप्लाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। तो ये कहता है कि सिग्निफिकेंस के अंदर देखते हैं, जुडिशियल रिव्यू को पावर देता है ताकि कोर्ट लॉ को चेक कर सके जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं। बिल्कुल सही बात है। अगर नेट के रेफरेंस में देखें तो इसमें कुछ पूछा जा सकता है क्या। कॉन्स्टिट्यूशन लेवल का हाई वेटेज टॉपिक है, आपको सबको पता है। MCQ और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में आता है, स्पेशली डॉक्ट्रिन्स के साथ। लेकिन यार देखो, MCQ ही आते हैं हमारे पास इसके अंदर। तो साथ ही साथ अगर आप जुडिशरी के कहीं पे कोई सब्जेक्ट ऐसा है, कोई स्टेट ऐसा है जिसके अंदर मेंस में पूछा जाता है, तो डेफिनेटली डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आर्टिकल 13 से बनता ही है। इसमें बहुत सारी आती हैं, वेवर की आती है, सेवरेबिलिटी की डॉक्ट्रिन्स आती हैं। ठीक है, एक्लिप्स की आती है, तो उन सबको ध्यान में रखते हैं। तो अब सिंपल एक्सप्लेनेशन एक बार देख लेते हैं, फिर मैं आपको डिक्टेशन दूंगा बाद में। आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या बात करता है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की बात करता है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ये बन के तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को, है ना। और ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये हमारे ऊपर एनफोर्सेबल कब हुआ था, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 जनवरी 1950 को। तो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ कहता है, अब मैं आपको बताता हूँ, एक मिनट जस्ट इसको साफ करता हूँ। यस। तो देखो, ये टाइम ग्राफ है। क्या है, टाइम ग्राफ है।
यहाँ पे एक डेट आती है जिसको हम कहते हैं जनवरी 26, 1950। ठीक है। अब इससे पहले भी 49, 48, ये ईयर्स हैं, 1948, 1949, 1951, 1952। ठीक है। तो इन्होंने कहा कि प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, प्री लग गया मतलब पहले की बात हो रही है, पोस्ट लग गया मतलब बाद की बात हो रही है। तो दो जो लॉ 26 जनवरी 1900 पहले से बने हैं, जो लॉ 26 जनवरी 1950 से पहले बने हुए हैं, अगर फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है तो वो वॉइड है। ठीक है। कोई भी ऐसा लॉ है जो हमारा फंडामेंटल राइट हमारे 1950 में आए थे, इन्फोर्स हुए थे, तो उससे पहले के जो लॉ हैं, जो अंग्रेजों की हुकूमत ने बनाए हैं, किसी ने भी बनाए हैं, ठीक है, वो कहीं से भी आए हों, कैसे भी लॉज हों, अगर वो फंडामेंटल राइट्स इन्फ्रिंज कर रहे हैं, उनको वॉयलेट कर रहे हैं, उनके वॉयलेशन में हैं, तो वो लॉज वॉइड हैं, मतलब वो उनका कोई इफेक्ट नहीं है, उनको खत्म कर दिया जाएगा। ठीक है। लेकिन उतना ही पार्ट हम इसको अवॉइड करेंगे अगर मान लो कि भाई पूरा एक लॉ बना दिया है और उसका इतना सा ही प्रोविजन जो है वो फंडामेंटल राइट्स से इन्फ्रिंजमेंट कर रहा है, उसके वॉयलेशन कर रहा है, तो हम इतने ही पार्ट को वॉइड करेंगे, पूरे को वॉइड नहीं करेंगे। ठीक है ना। ये समझ आ गया। अब देखो प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की बात करता है, ये लॉ पूरी तरीके से खत्म नहीं होते, बस सिटीजन्स के लिए एनफोर्सेबल हो जाते हैं। ठीक है। जो इसके बाद आते हैं ना, जो इसके बाद आते हैं, जो मान लो 26 जनवरी 1950 के बाद बने, अगर वो लॉ ऐसा है, कैसा, जो इन्फ्रिंज कर रहा है फंडामेंटल राइट्स, तो उस प्रॉपर पूरे लॉ को हम मतलब खत्म नहीं करते, वॉइड नहीं करते, क्योंकि लेजिस्लेचर का इतना पैसा, इतना टाइम उसके ऊपर लगा होता है, तो हम बेसिकली उसको अनएनफोर्सेबल कर देते हैं। क्या करते हैं? अनएनफोर्सेबल कर देते हैं। ठीक है। एक बेसिक रिव्यू देखो आर्टिकल 13 क्लॉज 2 का। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ 26 जनवरी 1950 के बाद, आई एम सो सॉरी, मैंने गलत इसको पढ़ लिया, मैंने पोस्ट पढ़ लिया, आई एम सो सॉरी। इट इज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। ठीक है। इसका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट होता है, हमने बोला कि भाई देखो, मैंने आपको बताया ना कि जो पार्ट वो होता है, हम इसको अनएनफोर्सेबल कर देते हैं, तो बस यही बात है कि जो बाकी होता है उसको एनफोर्स करके रखते हैं, इसको अनएनफोर्स रखते हैं। आई एम सो सॉरी, मैंने इसमें आपको गलती से प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट को पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल वाली बात बता दी। अब वो हम यहाँ देख लेंगे, कोई बात नहीं। पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो 26 जनवरी 1950 के बाद बनेंगे, जो फंडामेंटल राइट्स को वॉयलेट करते हैं, वो वॉइड होते हैं। ठीक है। स्टेट ऐसे कोई भी लॉ नहीं बना सकता जो फंडामेंटल राइट्स को हार्म करे, बिल्कुल सही बात है। अब डेफिनेशंस की बात, मैंने आपको बताया था कि ये आर्टिकल 13 जो है वो लॉ की बात करता है कि लॉ क्या है बेसिकली। तो लॉ की डेफिनेशन क्या है? जो परमानेंट लॉज बनाए जाते हैं हमारे पार्लियामेंट के द्वारा या स्टेट लेजिस्लेचर के द्वारा, स्टेट्यूट्स बेसिकली, वो लॉज लॉ हैं। ठीक है। जो टेम्पररी ऑर्डिनेंस बनाते हैं, जो प्रेसिडेंट है वो ऑर्डिनेंस पास कर देते हैं 6-6 महीने के लिए, है ना, पता है ना आपको, कॉन्स्टिट्यूशन में हम आगे भी पढ़ेंगे इसके बारे में। तो वो ऑर्डिनेंस भी लॉ है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का एक कंसेप्ट होता है। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का कंसेप्ट होता है, जैसे मान के चलो कि जैसे क्या क्या होता है कि देखो, ये एक एरिया है, पर्टिकुलर कोई एरिया है, यहाँ पे डीएम हैं, यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं। ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट अब चाहती है कि लॉ बनाया जाए, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि स्टेट लेजिस्लेचर उस उन हालातों को जी नहीं पा रही, उन हालातों को समझ नहीं पा रही जो वहां पे लॉ के लिए एप्लीकेबल होने चाहिए। जैसे ये मान के चलो कि ये काइंड ऑफ ट्राइबल एरिया है यहाँ पे। ठीक है। तो इसके लॉज जो यहाँ पे बैठ के संसद में या विधानसभा में बैठ के जो बनाने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली वो अच्छे लॉज नहीं बना सकते। तो वो क्या करते हैं? अपनी पावर को डेलीगेट कर देते हैं। डेलीगेट मतलब किसी और को दे देते हैं, तो वो अपनी पावर को डेलीगेट कर देते हैं, किसको? डीएम साहब को, कि आप इसके अंदर रूल्स वगैरह बना दीजिए, लॉज वगैरह बाय लॉज निकाल दीजिए। ठीक है। तो ये होती है डेलीगेटेड लेजिस्लेशन। बेसिकली पार्लियामेंट भी अपनी पावर को डेलीगेट करता ही है, क्योंकि काफी टाइम वो बिजी रहते हैं समोसे पर बहस करने के लिए, तो इसलिए वो डेलीगेट भी करते हैं। कस्टम्स एंड यूजेज जो लॉ का एनफोर्स रखते हैं, बिल्कुल सही बात। जो कई ऐसे कस्टम्स हैं हमारे, कुछ यूजेज होती हैं, देखो यूजेज के पहले, कस्टम से पहले यूजेज होती है। यूजेज होती है जो कंटिन्यूअस प्रैक्टिस में होती है। यूजेज का ही दूसरा नाम कस्टम हो जाता है जब काफी टाइम से, टाइम इमेमोरियल तक वो प्रैक्टिस में आती है। तो कई ऐसे कस्टम्स हैं जो लॉ बन जाते हैं बाय द टाइम। ठीक है। तो वो भी लॉ की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है जी। लॉ इनफोर्स की बात करता है ये 13, इसके अंदर ना ए और बी आएगा। ये ए बात करता है लॉ की, और लॉ इन्फोर्समेंट बी की बात होती है। ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन से पहले के लॉज इंक्लूडिंग ब्रिटिश एरियाज, ब्रिटिश एरा लॉज, उसको हम लॉ इन्फोर्स बोलते हैं। ओके। आई थिंक हमें पहले इतना लिख लेना चाहिए, या नहीं, चलो इकट्ठा ही लिखेंगे बाद में। ठीक है।
आर्टिकल 13 क्लॉज 4 कहता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 के अंदर होती है। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो ध्यान से समझना कि मैं क्या कह रहा हूँ। आर्टिकल 368 बेसिकली टेक्निकली देखा जाए तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अमेंडमेंट की बात सिर्फ और सिर्फ आर्टिकल 368 में बात करता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ, अमेंडमेंट का क्या मतलब होता है? अमेंडमेंट का मतलब चेंज लाना होता है, किसी प्रकार का संशोधन करना होता है, चेंज करना होता है। ठीक है, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन में किसी भी प्रकार से टेरिटोरियल या किसी तरीके से आप चेंज कर सकते हैं। जैसे आर्टिकल जो हमारे पास 3 है, उसके अंदर पावर दी गई है पार्लियामेंट के पास, वो सिंपल मेजोरिटी से किसी स्टेट को उसकी बाउंड्रीज एक्सटेंड कर सकती है, खत्म कर सकती है, बिल्कुल नया स्टेट फॉर्म कर सकती है। ठीक है, ये सब काम कर सकती है। तो ये क्या अमेंडमेंट नहीं है? टेक्निकली देखा जाए तो ये अमेंडमेंट नहीं है, वैसे देखा जाए तो ये अमेंडमेंट है। क्योंकि अब वर्ड 368 में यूज हुआ है तो हमको इसके हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कहते हैं कि जो 368 में जो अमेंडमेंट करती है सरकार, पार्लियामेंट जो अमेंडमेंट करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉज हैं? तो 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 से ये ऐड हुआ गोलकनाथ केस को ओवर रूल करने के लिए। ठीक है, इन्होंने कहा कि 368 के अंदर आर्टिकल 13 का स्कोप इसके अंदर नहीं आता। ठीक है, आर्टिकल 13 का स्कोप इसके अंदर नहीं आता। और इन्होंने बेसिकली ये कहा कि मतलब आर्टिकल जो 13 है वो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होता, मतलब 368 के अमेंडमेंट पे। ठीक है जी, तो समझ आया होगा आई थिंक। ठीक है जी, तो आगे हम देखते हैं। यस, देखो एक्लिप्स की क्या होती है? एक्लिप्स पता है आपको क्या? लूनर एक्लिप्स और सोलर एक्लिप्स। एक्लिप्स होता है चंद्र ग्रहण, मतलब सॉरी, लूनर एक्लिप्स होता है, एक्लिप्स होता है ग्रहण। ठीक है, तो ये कहता है कि देखो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं, जो भी पहले के लॉज हैं 26 जनवरी 1950 से पहले के जो लॉज हैं, जो भी लॉज फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं, वो डोरमेंट हो जाते हैं। पुराने लॉज चुप हो जाते हैं। ठीक है, डोरमेंट मतलब चुप हो जाते हैं, बट नॉन सिटीजन्स या कंपनीज के लिए काम करते रहते हैं। ठीक है, समझ गए? अगर इनकंसिस्टेंसी फिक्स हो जाए, जैसे अमेंडमेंट्स उसको ठीक किया जा सकता है, तो वो रिवाइव हो जाते हैं, वो जिंदा हो जाते हैं। ठीक है, तो केशवन माधवा मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951 का केस है। इसको इंडियन प्रेस एक्ट 1931 वॉइड था आर्टिकल 19 के खिलाफ, बट सिर्फ प्रोस्पेक्टिवली। ठीक है, सिर्फ प्रोस्पेक्टिवली, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं। इसको डिटेल में करेंगे, टेंशन मत लेना। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी का क्या मतलब है? अगर लॉ का एक पार्ट फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ है, तो सिर्फ वही पार्ट वॉइड होगा जो मैंने आपको बताया था यहाँ पे। एक मिनट, हाँ, यस, ये वाला पार्ट जो मैंने आपको बताया था, ये ये वाला पार्ट, कि ये वाला पार्ट जो है इसको ही हम वॉइड कर देंगे। ये सेवरेबिलिटी का कंसेप्ट है बेसिकली। ठीक है, तो बाकी लॉ जो है वो वैलिड ही रहेगा, और अगर बाकी पार्ट इंडिपेंडेंटली काम कर सकते हैं तभी रहेगा ये। ठीक है, इसके अंदर केस आता है आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957 का, रूल फॉर सेवरेबिलिटी। ठीक है, लेजिस्लेटिव इंटेंट देखा जाता है। अगर वैलिड और इनवैलिड पार्ट अलग नहीं हो सकते तो पूरा लॉ ही वॉइड होएगा। ठीक है, और अगर वैलिड पार्ट एजेंस खत्म कर दे तो भी लॉ रिजेक्ट हो जाएगा। अगर पूरा ही लॉ, मान लो कोई लॉ है, ठीक है, और ये लॉ का जो मेजर पोर्शन है वही इसके खिलाफ है, अगर हम इसको खत्म करते हैं तो पूरा लॉ का कोई मतलब नहीं बचता, उसके अंदर भी डेफिनेशंस रह जाएंगी और सेविंग क्लॉज रह जाएगा, तो और कुछ बचेगा ही नहीं, तो वो पूरा लॉ ही हमें रिजेक्ट करना पड़ेगा। एक हमारी आती है डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर। तो कहते हैं कि फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं किया जा सकता। बेसिकली ये इंडिया में एप्लीकेबल है ही नहीं। ठीक है, यूएस जैसे स्टेट्स में है जहाँ पे वो अपने फंडामेंटल राइट्स को वो कर सकते हैं, वेव कर सकते हैं, बट इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अपने फंडामेंटल राइट्स को वेव नहीं किया जा सकता। इसमें बशेश्वर नाथ का केस आता है, कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स 1959। फंडामेंटल राइट्स सोसाइटी बेनिफिट के लिए हैं, इसलिए इनवॉयलेबल है। ठीक है ना? अब इसके अंदर देखिए आर्टिकल 13 के अंदर ही जुडिशियल रिव्यू का रोल भी आता है। तो आर्टिकल 13 कोर्ट्स को पावर दे देता है, सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के अंदर और हाई कोर्ट्स को 226 में, कि वो रिव्यू कर सकते हैं लॉ को, एग्जीक्यूटिव एक्शंस को, जो भी फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हैं। ठीक है ना? अब फिर बात आती है इसके अंदर बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की। जो कैसी है ये डॉक्ट्रिन? जुडिशियल रिव्यू कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। मिनर्वा मिल्स का केस है ये इंश्योर करता है कि लॉज या अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के कोर को ना बदलें। समझ रहे हो? जो कॉन्स्टिट्यूशन हमें हमारे 26 1949 में बन के मिला था वैसा ही रहे। ठीक है, हो सकता है, देखो कहने का मतलब ये है, अगर आपका कोई पुश्तैनी घर है,
उसके अंदर अगर कोई आपको रेनोवेशन करवाना है तो आप उसका रेनोवेशन करवाइए, लेकिन आप उसकी नींवें मत खोदिए, ठीक है? नींव खोद के नई बिल्डिंग बनाने की कोशिश मत करो, ठीक है? वहां पे सिर्फ आप जो नॉमिनल चेंजेस हैं, आपकी टैप काम नहीं कर रही, आप टैप टैप ठीक करवाएं, ठीक है? लाइट का कनेक्शन नहीं हो रहा, लाइट ठीक करवाएं। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन अब इतना पुराना हो गया है, ठीक है, मानते हैं आपकी बात। टाइम के अकॉर्डिंग अगर उसको कुछ चेंज करना है तो टाइम चेंज करो, टाइम के साथ उसको चेंज करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसको पूरा का पूरा आप नहीं बदल सकते, ठीक है ना? ऐसा मत करो कि तुम पूरा ही कंप्लीटली ही उस बुक को चेंज कर दो, उसके मोटिव को ही खत्म कर दो। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एल चंद्र कुमार वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1997 जुडिशियल रिव्यू को एजेंशियल फीचर बताया गया। बेसिकली ये एक बेसिक फीचर जो है केशवानंद भारती केस में भी बताया गया था, उसके अंदर ही कवर हो जाता है ये कहीं ना कहीं, ठीक है? तो अब देखिए, जो लैंडमार्क केसेस हैं जो हमें याद रखने हैं वो है केशव माधवा मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951। ये कहता है कि प्री कॉन्स्टिट्यूशन लॉज का पर्सपेक्टिव एक्ट क्लेरिफाई किया इसने, और डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स एस्टेब्लिश हुआ इसके अंदर। फिर आता है गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस। इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लॉज होते हैं अंडर आर्टिकल 32, 13 क्लॉज 2, फंडामेंटल राइट्स को एब्रीच नहीं कर सकते। फिर इसी के संदर्भ में इसके एक पालन को खत्म करने के लिए 24वीं अमेंडमेंट आई 1971 में, इसको ओवर रूल किया। इन्होंने कहा आर्टिकल 13 क्लॉज 4 जो है वो 368 पर नहीं लगता आर्टिकल पे, ठीक है? फिर आया हमारा बहुत ही ज्यादा फेमस केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973, 24 अप्रैल का केस। इन्होंने कहा 24th अमेंडमेंट को अपहोल्ड किया। इन्होंने कहा ठीक है, हम कर लो जो तुम्हें करना है, कर लो, बेसिक स्ट्रक्चर को टच नहीं करोगे, लेकिन ठीक है। आर्टिकल 13 और 368 के बीच में बैलेंस बनाया इन्होंने। फिर हमारे पास केस आया इंडियन यंग लॉयर एसोसिएशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का, जिसको सबरीमाला केस भी बोला जाता है, 2018 का केस है। इन्होंने कहा नरासू अप्पा मली 1952 को ओवररूल किया। कहा कि कस्टम और पर्सनल लॉज को भी आर्टिकल 13 के अंडर रिव्यू हो सकता है अगर फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे हैं। तो नरासू अप्पा मल्ली 1952 के केस में कहा था कि जो कस्टम और यूजेज जो लॉ है हमारे आर्टिकल 13 के अंदर, उनको हम जुडिशियल रिव्यू में नहीं लेके जा सकते, ठीक है? लेकिन यहाँ पे ये कहा गया है कि भाई आप उनको भी लेके जा सकते हैं अगर वो फंडामेंटल राइट्स को कहीं ना कहीं वॉयलेट करते हैं तो, ठीक है? मिनर्वा मिल्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1980 का केस आया, जिसमें 42nd अमेंडमेंट के पार्ट्स को स्ट्राइक डाउन कर दिया, जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बता दिया गया, ठीक है? तो इसके अंदर हम इतना ही करेंगे, ठीक है? फिर हम मतलब अब डिक्टेशन से करेंगे, अपना हैंड रिटन नोट्स वाला पोर्शन करेंगे। हमने एक बेसिक आइडिया ले लिया, बेसिक आइडिया नहीं कहेंगे इसको, ये बेसिक आइडिया नहीं था, ये तो काफी डिटेल लेक्चर था। तो बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ कि हमें अब क्या करना है। देखो, मैं आपको एक चार्ट बनवा देता हूँ आर्टिकल 13 का। अब आपका काम शुरू होता है लिखने का, ठीक है? अब ये चार्ट बना लो पहले, सबसे पहले। यस, इसके अंदर लिखो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस, आर्टिकल 13 क्लॉज 1। इसके अंदर लिखो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस, आर्टिकल 13 क्लॉज 4 नॉट अप्लाई ऑन आर्टिकल 368। ठीक है जी, ये चार्ट बनाओ पहले। बना लिए क्या? ठीक है, हेडिंग दो आर्टिकल 13 क्लॉज 1। लिखो इसके अंदर प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉस। ठीक है जी, इसके अंदर लिखो इट हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट, इट हैज प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। नेक्स्ट लाइन से लिखो, लिखो इट सेज
It says all laws in force in the territory of India. It says all laws in force in the territory of India immediately before the commencement of this constitution, immediately before the commencement of this constitution, if they are inconsistent with the provision, if they are inconsistent with the provision of part 3 to the extent of such inconsistency, to the extent of such inconsistency, be void, be void, void। ठीक है जी। इन्होंने कहा कि देखिए जो भी लॉज 26 जनवरी 1950 से पहले इमीडिएटली हमारे ऊपर लागू थे, अगर वो लॉज फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट हैं तो जितने पार्ट में वो अगेंस्ट हैं उतना पार्ट उनको वॉइड हो जाएगा। ठीक है, केस लिखेंगे केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951। केशव माधव मेनन वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1951। दूसरा केस लिखेंगे लक्ष्मण दास वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे 1952 का केस है ये। ठीक है जी, ये वही उसके इसके अंदर ही कवर होते हैं, ये दो केस लॉ हमें इसको रिगार्डिंग याद रखने हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके अंदर दो डॉक्ट्रिन्स आती हैं, बेसिकली आती तीन है, दो हमें करनी है। लिखो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसको सेपरेबिलिटी की डॉक्ट्रिन भी बोलते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी बोलते हैं। ठीक है, लिखो, हेडिंग डाल लिया आपने, अब लिखो। इट मीन्स टू सेपरेट, इट मीन्स टू सेपरेट, फुल स्टॉप। आगे लिखे इफ द ऑफेंडिंग प्रोविजन, if the offending provision can be separated from that, if the offending provision can be separated from that, what is constitutional, what is constitutional, then only the part of law, then only the part of law which is in contravention, which is in contravention will be declared void, will be declared void, and the whole law, and the whole law need not be struck down, and the whole law need not be struck down। एक्सेप्शन की बात करो इसके अंदर, एक्सेप्शन कहता है दिस इज हाउ एवर, दिस इज हाउ एवर सब्जेक्ट टू एन एक्सेप्शन, दिस इज हाउ एवर सब्जेक्ट टू एन एक्सेप्शन, एरो डाल के लिखेंगे इफ द वैलिड पोर्शन इज, इफ द वैलिड पोर्शन इज so closely mixed up, so closely mixed up with invalid portion, with invalid portion that that it cannot be separated, that it cannot be separated without leaving an leaving an incomplete, incomplete or more or less remainder, then the court will hold, then the court will hold the entire act void, the entire act void।
ये वही बात है कि जैसे कोई एक्ट है और उसके अंदर जो मेन प्रोविजन है, जो मेन उसकी बॉडी है, देखो इंट्रोडक्टरी पार्ट होता है, प्रिलिमिनरी पार्ट होता है, सेविंग क्लॉज वगैरह होते हैं। अब कोई ऐसा एक्ट है जिसके अंदर सेविंग क्लॉज बच गया, डेफिनेशन क्लॉज बच गया, मेन प्रोविजन का जो फैक्ट पार्ट है वो पार्ट उसका इनकंसिस्टेंट है फंडामेंटल राइट से, तो क्या हम उसको रखेंगे? डेफिनेटली नॉट, उसको वॉइड डिक्लेयर कर दिया जाएगा। अब इंपॉर्टेंट केसेस लिखे हैं इसके अंदर, इसके अंदर इंपॉर्टेंट केस है हमारे रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास 1950। ठीक है, वन। टू, दूसरा लिखो आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1957। थर्ड लिखो किहोतो होलोहन वर्सेस जई चिल्लू 1992 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। ठीक है, ये इसके अंदर यही बात हुई थी जो मैंने आपको बताया अभी। ठीक है, चलो अब हमें बात करनी है जी इसकी डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स की। ठीक है जी, डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स। तो आपने देखा होगा कि सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, उसके पीछे साइंस भी पड़ी होगी, सोलर एक्लिप्स है ना, और लूनर एक्लिप्स। वही चीज है, इसका मतलब है मीन्स टू हाइड और शेडो। तो वही चीज होती है ना, देखो कभी धरती बीच में आ जाती है, इधर चांद हो जाता है, इधर सूरज हो जाता है, तो इसकी रोशनी आ जाती है, ये छुप जाती है, साइड हो जाती है। कभी बीच में चांद आ जाता है तो इसके ऊपर पूरी रोशनी आ जाती है, काला काला दिखने लग जाता है। सेम चीज है ना, तो वही इसका भी मतलब है टू मीन। क्या मीन्स है इसका, क्या मतलब है इसका? मीन्स टू हाइड शेडो। अब लॉ के रिस्पेक्ट में ये कैसे काम करेगा वो देखो, लिखो पहले। इट सेज इफ फंडामेंटल राइट्स आर कॉन्ट्रवेनिंग, it says if fundamental rights are contravening by pre-constitutional laws, by pre-constitutional laws, then then such law will not be void, will not be void. They will remain, they will remain in in morbid condition, morbid condition and unenforceable. केस का नाम लिखें इसके अंदर, केस का नाम है भिकाजी वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी 1955 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर लिखो इट वाज हेल्ड दैट इट वाज हेल्ड दैट देयर लॉस आर ओवरशैडोड, these laws are overshadowed by the fundamental rights, these laws are overshadowed by fundamental rights and remains dormant, and remains dormant। dormant का मतलब मैंने बताया था ना, छुपे हुए रहते हैं। ठीक है जी, हाँ। हाँ जी, तो लिखो अब आर्टिकल 13 क्लॉज 2। लिखें इसके अंदर पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। हाँ, लिखो स्टेट shall not make any law, state shall not make any law which takes away, which takes away or or abridges, abridges the rights conferred by part third, the rights conferred by part third of Indian Constitution, of Indian Constitution
and any law made in contravention of fundamental rights made in contravention of fundamental rights then such law shall be then such law shall be void to that extent of inconsistency then such law shall be void to the extent of inconsistency। केस लिखें इसके अंदर, सागिर अहमद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954 सुप्रीम कोर्ट। दूसरा केस लिखो, दीपचंद वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1954 59 सुप्रीम कोर्ट। थर्ड केस लिखें, महेंद्र लाल जैन वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1963 सुप्रीम कोर्ट। फोर्थ में लिखें, स्टेट ऑफ गुजरात वर्सेस श्री अंबिका मिल्स 1974 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, इसके अंदर क्या लिखेंगे, हेल्ड पार्ट लिखें। अब हेल्ड लिखो, सो दीज लॉज आर नॉट void for all the purposes these laws are not void for all the purposes these laws which are against the fundamental right these laws which are against the fundamental rights shall be void for citizens but for all those parties such as non-citizens but valid for all those parties such as non-citizens, companies, full stop। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि भाई पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो हैं, अगर मान के चलो कि वो ये इनकंसिस्टेंसी भी होती है उसके अंदर किसी प्रकार से, तो वो जो है वो सिटीजन्स के लिए नो डाउट वो वॉइड हो जाएंगे। ठीक है, वो वॉइड हो जाएंगे, लेकिन नॉन सिटीजन्स के लिए जो इंडियन नहीं है, ठीक है, और जो कंपनीज हैं उनके लिए ये फिर भी वैलिड ही रहने वाले हैं। ठीक है ना। तो इसके बाद ये कहते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 3 आर्टिकल 13 क्लॉज 3 की अब बात होती है। इसके अंदर लिखेंगे, लॉ इंक्लूड्स ऑर्डिनेंस, ऑर्डर्स, बायलॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, नोटिफिकेशंस, कस्टम्स एंड यूजेज। ठीक है जी, तो ये आर्टिकल 13 क्लॉज 3 कहता है कि लॉ के अंदर ये सब चीजें इंक्लूड होती हैं, लेकिन ये कहाँ, ये सारे कहाँ पे, हैविंग एनफोर्स्ड इन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ठीक है, इसको भी लिखना आपने। अब ये जो पार्ट हमने अभी बताया है, एक मिनट, ये है 13A। ठीक है जी, अभी बात करते हैं आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्लॉज B, जो बताता है लॉ एनफोर्स। केस लिखो इसके अंदर, एडवर्ड एडवर्ड मिल्स कंपनी लिमिटेड वर्सेस अजमेर
1995। इसके अंदर लिखें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट law enforce means law enforce means the same thing as existing laws, which has been defined in article which has been defined in article 372 to means any law ordinance order bylaws rules or regulations. Article 372 to means any law ordinance order bylaws rules or regulations passed or made before the commencement of this constitution passed or made before the commencement of this constitution by any legislature authority or person having power to make such laws ठीक है जी। अब आगे देखो आर्टिकल 13 क्लॉज 4। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है भाई, यहाँ से क्वेश्चन आने शुरू होंगे, पीछे से भी आएंगे नो डाउट, लेकिन यहाँ से भी आएंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर लिखो आर्टिकल 13 डज नॉट अप्लाई आर्टिकल 13 डज नॉट अप्लाई Article 13 does not apply to any amendment of Constitution under Article 368. Article 13 Clause 4 inserted by 24th Amendment 1971। अब क्वेश्चन पता क्या उठा, नाउ क्वेश्चन लिखो क्वेश्चन अरोज वेदर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 368 कैन बी अमेंडेड। तो इसके अंदर पहला केस आया हमारा शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1951। इसके अंदर हेल्ड पार्ट लिखो सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पावर टू अमेंड कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग इन फंडामेंटल राइट्स इंक्लूडिंग इन नहीं है इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स contained under Article 368 full stop. Hence, hence, if a constitutional amendment abridges, hence, if a constitutional amendment abridges or or takes away any of the fundamental rights, then it is valid। सेकंड केस इसके अंदर लिखेंगे सज्जन सिंह स्टेट ऑफ राजस्थान। कितने का केस है ये? 1965 का केस है। इसके अंदर हेल्ड पार्ट लिखो, इन्होंने कहा हेल्ड दैट, इसके अंदर चीफ जस्टिस थे, उनका नाम लिखो पहले, सीजी कौन थे? सीजे गजेंद्र गदकर।
ऑनेबल जस्टिस गजेंद्र गतकर, ठीक है। ये सेम एग्री किया है इन्होंने ये शंकरी प्रसाद वाले केस के साथ, लेकिन फिर आया पंगे वाला केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस, है ना। हम्म। हाँ, एक मिनट। यस, अब आया फिर हमारे पास गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, थर्ड केस, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। केस है 1971 का, और चीफ जस्टिस है इनके अंदर सुब्बा राव, सुब्बा राव, ऑनेबल जस्टिस सुब्बा राव। तो लिखे इसके अंदर, पार्लियामेंट हैड नो पावर, पार्लियामेंट हैड नो पावर from the date of this decision, from the date of this decision, so far as to amend, so far as to amend Indian fundamental rights, Indian काट देना, fundamental rights, so as to takes, so as to takes or abridges fundamental rights, ठीक है। इसके अंदर इसके अंदर ही इंक्लूड की गई थी, इंट्रोड्यूस की गई थी डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। इसका मतलब क्या है, इट मीन्स डिसीजन विल हैव प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, कि जो भी डिसीजन आएगा वो आगे वालों पे लागू होगा, पीछे वालों पे नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि नो पावर फ्रॉम द डेट ऑफ दिस डिसीजन, डेट ऑफ दिस डिसीजन, ठीक है। तो वो चीज है यहाँ पे। अब नेक्स्ट लिखेंगे हम इसके अंदर, इस केस को नलीफाई करने के लिए आया 24th अमेंडमेंट 1971, है ना। गवर्नमेंट पास्ट दिस टू रिमूव द इफेक्ट ऑफ गोलकनाथ केस, है ना। गोलकनाथ केस के इफेक्ट को खत्म करने के लिए सरकार ये अमेंडमेंट लेके आई, जिसने इंसर्ट किया, इंसर्टेड क्लॉज 4, ठीक है। 13 क्लॉज 4 इसी से ऐड हुआ। नॉट ओनली रिस्टोरिंग द अमेंडमेंट पावर बट ऑल्सो एक्सटेंडेड इट्स स्कोप। इन्होंने सिर्फ अमेंडमेंट की जो पावर थी, जो गोलकनाथ ने ली थी, वो सिर्फ रिस्टोर नहीं करी, साथ के साथ इसका जो एरिया ऑफ अमेंडमेंट था एक्सपेंड कर दिया, इसका जो एम्बिट था वो एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। फिर हमारा लैंडमार्क केस आया, केशवानंद भारती। इस केस को 20 बार लिख लिया होगा मैंने। स्टेट ऑफ केरला 1973, इसकी डेट भी पता है, 24 अप्रैल को हुई थी, ठीक है जी। चलो, इसके अंदर लिखो, इसको क्या बोला जाता है साथ में, इसको साथ में बोला जाता है फंडामेंटल राइट केस। ठीक है, तो पूछ ले तुमसे कोई फंडामेंटल राइट केस तो केशवानंद भारती को चुपचाप कराना। इसके अंदर चीफ जस्टिस का नाम लिखो, वो थे जस्टिस सिकरी, ठीक है। और ये फुल बेंच जजमेंट था, 7/6 जजेस का जजमेंट था ये, ठीक है। अब इसके अंदर देखो क्या बात हुई है, इसके अंदर इन्होंने कहा है, द कोर्ट हेल्ड दैट, हेल्ड लिख के लिखेंगे, कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट हैज वाइड पावर, पार्लियामेंट हैज वाइड पावर टू अमेंड, टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन and it extends all the articles
all the articles, but but the power of amendment but the power of amendment is unlimited, and does not includes and does not includes the the power of destroying or destroying or abridges abridging the basic feature of Indian Constitution. So there are there are implied limitation. There are implied limitations on the amending parts on the amending parts of of parliament parliament under article 368 अंडर आर्टिकल 368। ठीक है भाई। अब बिल्कुल छोटा सा पार्ट रहता है, वो भी पढ़ लो। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। हम इंडियंस हैं, हम अपने फंडामेंटल राइट्स को त्याग नहीं सकते। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखनी है। वेव का मतलब होता है त्यागना। तो सबसे पहली बात इसके अंदर लिखेंगे, इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया। इट इज नॉट एप्लीकेबल इन इंडिया बट एप्लीकेबल इन अमेरिका with respect to फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसके अंदर भी केस लिख लो। बशेश्वर नाथ वर्सेस इनकम टैक्स कमिश्नर 1958 सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। समझ आई हो तो लाइक करना, नहीं समझ आई हो तो कमेंट करना कि नहीं समझ आई। समझ अच्छे से आई हो तो भी कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो भाई, ग्रो करने में मदद करो। तुम ही लोग हो, आप ही लोग हो जो सब्सक्राइब करते हैं, प्यार दिखाते हैं, ग्रो करने में मदद करते हैं, जिससे मोटिवेशन मिलेगी। सोच के देखो, ना तो कोई यूट्यूब पैसे दे रहा, ना कोई इंडिविजुअल दे रहा, ठीक है, फिर भी वीडियोस आ रही हैं रेगुलर। कुछ तो मोटिवेशन होगी तुम्हारे लिए मेरे मन में भी। उस हिसाब से तुम भी प्यार दिखाओ, और लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो। ठीक है, कल हम स्टार्ट करेंगे आर्टिकल 14। ठीक है जी, तो थैंक यू।